नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ। जो आज का चैप्टर रहने वाला है हमारा, वो है आधुनिकीकरण के रास्ते। तो अगर देखें, आपका जो आज का चैप्टर है वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमने पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में जितने भी पोर्शन किए सारे के सारे इतने ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या है, यहाँ से भी आपका हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितना अगर देखें, जिस प्रकार हमने पहले जो आपकी वीडियोस करे हैं या जितने भी आपके टॉपिक करे हैं हमने, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्या हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखें, ये हमारा आज 11वां पार्ट रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री का। अगर देखें यहाँ से क्या है, हमारा अंतिम पार्ट रहेगा। क्योंकि क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हमने वो सारे के सारे आपके जो टॉपिक्स हैं वो उठा लिए हैं, जहाँ जहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछता है। तो इस प्रकार देखें, ये पूरे सीरीज में आज आपका क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री में लास्ट का एक टॉपिक रहने वाला है। और आगे चर्चा करें हम इसके बाद में क्या है, इंडियन हिस्ट्री करेंगे। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ से क्या हम क्वेश्चन आंसर की ही प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि क्या है, आप वैसे अगर देखो, आप सभी जो बच्चे हैं MA BEd हैं और उसके बाद में देखेंगे तो सभी ने क्या है अपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी कहीं ना कहीं से तो करी होगी। फिर भी क्या है, वहाँ से क्या है, हम क्वेश्चन फिर भी रह जाते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक हमें फॉर्मेट नहीं पता चलता कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को और उसके बाद में देखेंगे हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें भी अच्छे प्रकार से करेंगे, जो आपके हिस्ट्री का पोर्शन है। तो इसलिए क्या है, हम इंडियन हिस्ट्री में क्या है उन क्वेश्चनों को उठाएंगे जहाँ जहाँ से आया, उन टॉपिकों को उठाएंगे। टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं कि हम देखें तो कटमा होते हैं जैसे, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम सीरियल वाइज करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा को उठाएंगे, उसके बाद में वैदिक काल। इस प्रकार हम करते करते पूरा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंचेंगे। तो इस प्रकार क्या हमने आज वर्ल्ड हिस्ट्री कर लिए। उसके बाद देखेंगे आज के बाद में हम जो हमारे पार्ट्स आने वाले हैं वो रहेंगे आपके इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। तो चलिए करते स्टार्ट। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है या टॉपिक आज का हमारा जो है वो है आपका आधुनिकीकरण के रास्ते। मैंने आपको बता चुका हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्या है, ये टॉपिक भी आप इतना ही अच्छे से करें ताकि क्या है आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलते हैं, करते स्टार्ट। देखो, अगर इसके बारे में टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो यहाँ पर क्या है, हम जापान, रूस, चीन और यहाँ पर देखेंगे अमेरिका, इन सभी के सभी देशों का जो एक तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या रोल है, सेकंड वर्ल्ड वार में क्या रोल है। और उससे पहले हम चीन तथा जापान के बारे में ज़्यादा जानेंगे। क्योंकि क्या है, इस टॉपिक में सारा का सारा जो दे रखा मैटर वो चीन और जापान के जो युद्ध होता है बीच में और क्या उनकी स्थिति थी, उनका देखें तो जो राजनीतिक स्थिति है उससे पहले, इनके युद्ध जो हुए हैं उनसे पहले क्या इनकी स्थिति है, किस प्रकार यहाँ पर क्या है सरकार बनती है। टोटली क्या है, चीन तथा जापान के बारे में अच्छे प्रकार से हम समझने वाले हैं। तो चलिए करते स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या है, जापान को उठाते हैं। तो जापान में अगर देखें, यहाँ से देखें तो अब क्या है, सबसे पहले इसकी राजनीतिक स्थिति को जान लेते हैं कि उस समय का मतलब क्या है, जब प्राचीन काल से लेकर इसका जो जापान है और आधुनिक देखें तो अब तक देखेंगे, यहाँ तक हम जान लेंगे इसकी जो स्थिति किस प्रकार रही है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर आप यहाँ से देख रहे होंगे कि जो जापान में राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की है, यहाँ से सबसे पहले देखेंगे। देखो जापान पर, यहाँ से देखें, देखो जापान पर क्योतो में रहने वाले, क्योतो एक जगह का नाम है, याद रखें। क्योतो में रहने वाले जो सम्राट को मिकाडो कहा जाता था, याद रखें, का शासन हुआ करता था। लेकिन 12वीं सदी के आते आते क्या है, असली सत्ता क्या है, शोगुन क्या है, एक देखें तो पोस्ट है जो प्रधान सेनापति है उसकी पोस्ट होती थी कि हाथ में आ गई है। देखो ये शोगुनों के हाथ में आ गई। शोगुन कौन है, देखो यहाँ पर देखेंगे आपका जो तोकुगावा है, ये जो परिवार है इसके हाथों में अगर देखें सत्ता आ चुकी है। देखें जो सबसे पहले अगर देखें जो मिकाडो था वो सर्वशक्तिशाली था। देखें वो निरंकुश शासक था इन शोगुनों से पहले आने से पहले। बाद में क्या है, जब ये तोकुगावा परिवार आ जाता है, शोगुन की गद्दी पर बैठ जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे शक्तिशाली कौन हो जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो मिकाडो से भी ज़्यादा शक्तिशाली शोगुन हो चुके हैं। ये बात और याद रखें आप कि हाथ में आ गई। सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। ये क्या है, अगर देखेंगे राजा के नाम से शासन कर रहे हैं, परंतु क्या इनकी जो पावर है राजा से भी कहीं अधिक हो चुकी है। देखो ये कब से कब तक शासन करते हैं ये और जान लिया। जो आपका तोकुगावा परिवार है ये 1603 से लेकर और 1867 तक क्या है ये शासन करते हैं कि क्या है, लोग क्या है शोगुन पद पर कायम रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो तोकुगावा परिवार है ये क्या है 1603 से लेकर 1667 तक क्या है कहाँ पर रहते हैं, जो तोकुगावा परिवार है वो शोगुन की गद्दी पर विराजमान रहते हैं। उसके बाद देखेंगे जो देश है
देश कौन सा है? जो जापान देश है वो 250 भागों में विभाजित था। उस समय पर देखेंगे तो 250 क्षेत्रों में, भागों में विभाजित किया था। किसको? जापान को। उसके बाद देखेंगे इसका शासन क्या है? दैम्यो। देखिए यहाँ पर दैम्यो कौन है? दैम्यो एक तरीके से क्या है? प्रांतपति हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 250 वहाँ के क्या है क्षेत्र कर लिए गए, तो 250 के 250 में क्या है? एक, मतलब प्रत्येक आपका देखेंगे भाग में एक दैम्यो होता था। और देखिए यहाँ से देखेंगे उसे क्या 4 महीने कहाँ पर रहना पड़ता था? एदो में, जहाँ उसकी राजधानी, उस पर क्या है? रहना पड़ता था। उसके बाद देखेंगे शोगुन क्या है? दैम्यो पर क्या है? नियंत्रण रखते थे। भाई जो शोगुन है दैम्यो पर तो क्या है? नियंत्रण रखेंगे। देखो अगर यहाँ से थोड़ा सा और चर्चा कर लें आपको समझाने के लिए, सबसे ऊपर कौन है? मिकाडो है। मिकाडो के बाद कौन आ जाएंगे? शोगुन आ जाएंगे। शोगुन के बाद में कौन है? दैम्यो है। और दैम्यो के नीचे कौन है? आपका समुराई आ जाएगा। इस प्रकार क्या है? इनकी स्थिति रहने वाली है। आप इन्हें अच्छे प्रकार से समझ सकते हो। आप कहोगे सर ये क्या है? समुराई कौन है? तो समुराई आपने वैसे नाम सुना होगा। समुराई क्या है? ये योद्धा वर्ग था। ठीक, इस प्रकार क्या है? इनकी स्थिति रहने वाली है। जिस प्रकार अगर हम देखें तो सामंतवाद हमने देखा था यूरोप में, तो वहाँ पर हमने एक नाइट वर्ग देखा था। इसी प्रकार से क्या है? समुराई की यहाँ पर स्थिति रहने वाली है। ये योद्धा वर्ग था। उसके बाद देखेंगे यहीं से देखो समुराई योद्धा वर्ग था। जो शासन करने वाले कुलीन थे, ये क्या है? कुलीन वर्ग से संबंधित रख रहे हैं। और क्या है? वे शोगुनों तथा दैम्यो की सेवा करते थे। जैसे क्या है? ये इनकी स्थिति सबसे नीचे है, तो ये किसकी सेवा करेंगे? ये शोगुन तथा दैम्यो की सेवा करते थे। अब देखेंगे एदो। एदो क्या है? जो आज का जो नाम है टोक्यो है, यही हो। एदो में देखो ये तब की बात है जब क्या है? थोड़ा सा डेवलप कर चुका है कौन? जापान। तो वहाँ पर क्या है? जो किताबें हैं इतनी सस्ती हो गई हैं कि वो क्या है? जो नूडल की कटोरी होती है इतने रेट में मिलने लगी हैं। मतलब एक कहावत वैसे तो ये जो नूडल की कटोरी के समान, बाकी क्या है? इतनी सस्ती हो गई है कि जो नूडल की कटोरी जितने रुपए में मिलती है इतनी सस्ती हो चुकी है उस समय पर पुस्तक। तो कितना शौक रहा होगा उन्हें पढ़ने का, ये थोड़ा सा यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद देखेंगे छपाई जो लकड़ी के बॉक्सों या देखेंगे ब्लॉकों से की जाती थी। जापानी लोग आपके यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे। जो उस समय की छपाई थी यूरोपीय लोगों की, उसे पसंद नहीं करते थे। आगे देखेंगे उसके बाद जाने देखो वह क्या? चीन से रेशम और बाहर से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात कर रहे हैं। कौन? आपके जापान के लोग। क्योंकि क्या है? इतना धनी हो चुके हैं वो कि क्या है? विलासिता की वस्तुएं लेने लगे, मंगवाने लगे। जैसे आपका चीन से रेशम, क्योंकि चीन का रेशम उस समय पर सबसे ज़्यादा प्योर भी था और मुलायम भी था और कीमती भी है, जिसे क्या है? विलासिता की वस्तु समझा जाता था। और ऐसे अगर भारत की बात करें तो कपड़ा भी क्या है? इतना देखेंगे तो महंगा तो था ही था, परंतु क्या है? इतना ही ज़्यादा मुलायम कहें तो एक तरीके से विलासिता की वस्तु समझा जाता है। आगे देखेंगे इन आयतों के लिए क्या है? चांदी व सोने के कीमतें अदा करनी पड़ती थी। क्योंकि क्या है? जब राजा ने ये देखा, जो अभी देखेंगे शोगुन का ही शासक है। शोगुन मतलब देखेंगे जो तोकुगावा परिवार, उसी का शासन है। देखो तोकुगावा जो परिवार इतना भी अगर देखें तो बेकार नहीं था, फिर भी क्या है? उसका पतन होता है। उसके कुछ रीजन रहे थे, ठीक, वो बाद में देखेंगे। बाकी क्या है? इसने भी क्या है? डेवलपमेंट किया है। देखें तो उसने क्या है? यहाँ पर सोने तथा चांदी पर रोक लगा दिया कि क्या है? अब आप क्या है? यहाँ से क्या है? सोना चांदी निर्यात नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद देखेंगे, अब देखेंगे आगे देखो, अब देखेंगे थोड़ा सा गेंजी की कथा यहाँ पर एक दे रखी है, जो आपका जापान में ही है गेंजी की कथा। ये थोड़ा सा जान ले क्योंकि यहाँ से आशंका है कि क्वेश्चन पूछ ले। तो ऐसे करके देखेंगे। देखो मुरासाकी नाम होता, मुरासाकी शिकियू द्वारा लिखी गई हेयान राज दरबार, जो आपका हेयान है, हेयान के राज दरबार में लिखी गई है। यह क्या है? काल्पनिक डायरी थी जिसका नाम है देखेंगे दी टेल ऑफ द गेंजी नामक ये लिखाई गई जो डायरी थी, इसे याद रखना। ठीक, जो गेंजी की कथा है जापानी साहित्य में क्या है? कथाकृति बन गई है। देखो इसे भी याद रख लें, किसके दरबार में लिखी गई, किसने लिखी है? तो मुरासाकी ने लिखी है। दी टेल्स ऑफ द गेंजी नामक पुस्तक है या डायरी है, इसे याद रख लें। अब देखो यहाँ से क्या है? कहानी थोड़ी सी बदलेगी। जो आपका मेजी की जो स्थापना होगी यहीं से थोड़ी सी कहानी बदलेगी। अब क्या है? जो मेजी है वो क्या है? जो तोकुगावा परिवार है उसका अंत कर देगा। वैसे ही अंत नहीं करता, तोकुगावा को पहले से ही लोगों द्वारा हटा दिया जाएगा। और क्या है? फिर जो मेजी होता है उसे क्या है? गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। देखेंगे देखो बात है आपकी 1667-68 में। मैंने आपको बताया था 67 में ही क्या है? कौन कहाँ तक शासन करते? 1603 से लेकर और 1667 तक शासन करते। कौन करते? आपको जो तोकुगावा परिवार वो शासन करता है। देखेंगे मेजी वंश के नेतृत्व में क्या है? तोकुगावा वंश का क्या है? शासन जो है समाप्त कर दिया गया है। इसके देखें कारण अगर देख लें, अगर यहाँ से तो क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो तोकुगावा परिवार है इसके अगर कारण और देखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि जो तोकुगावा परिवार है वो शासन से क्यों हटाया था।
सबसे पहले तो हम ये जान ले, क्योंकि क्या है ये अगर देखो पॉइंट इसमें ना दे रखा, बाकी क्या है मैं आपको यहीं से बता देता हूँ कि इसने क्या है ज़्यादातर पक्षतापूर्ण नीति अपनाई थी। मतलब पक्षतापूर्ण नीति कैसी है कि इसने क्या है अपने ही घर वालों को या अपने ही देखेंगे तोकुगा परिवार के सदस्यों को ही जो मेन पोस्ट है वो दे दी थी। उसके बाद देखेंगे और अन्य कारण में देखें तो यहाँ से क्या है इससे किसान भी नाराज थे, क्योंकि क्या है इसने उनसे किसानों से तलवार छीन ली थी। पहले तलवार मतलब रखते थे किसान, बाकी क्या है उसके बाद देखेंगे जो आपका समुराई शासक है वही तलवार रख सकते थे। दो कारण आपके ये हो चुके हैं। उसके बाद देखेंगे जनता भी क्या है इनसे थोड़ा सा नाराज है, हाँ किसी कारण से लेकर। और देखेंगे एक और जो लास्ट रीजन होता है जिसे हम तात्कालिक कारण कह सकते हैं, वहाँ से क्या है उसके बाद में क्या है जनता इसे हटाई देती है। तो ये जो आपका मैंने कारण नोट किया है इसे बिल्कुल याद रखें, क्योंकि क्या है यहाँ पर एक जापानी आता है, जो जापानी सरकार एक देखेंगे तो एक संस्था होती है, या देखिए एक व्यक्ति के गुट को भेजता है जिसका नाम होता है कॉमोडोर मेथी पेरी को भेजता है। और कब भेजता है 1853 में। अब देखेंगे यहाँ से कारण जाने दोबारा से देखें। देखो बात है आपके 1853 में अमेरिका ने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी है, इसे याद रखना कब आया था ये आपका 1853 में आया है। कहाँ पर आया है जापान में, जापान के लिए भेजा था। से क्या है एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग से भेजा जिसमें क्या है जापान ने अमेरिका के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंध बनाए, क्योंकि क्या है कॉमोडोर में थी जो इसलिए आया यहाँ पर क्या है अपना व्यापारिक, ज़्यादातर देखें तो व्यापारिक क्या है संबंध बनाने के लिए यहाँ पर आया है। जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर क्या है या इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बाकी क्या है देखें एक साल बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि ठीक है हम आपसे व्यापार करेंगे। जापान चीन के क्या है रास्ते में है। अगर देखें यहीं से अगर आप मैप देख सकते हो वैसे तो, बाकी क्या है अगर यहाँ से देखें जैसे आपका जापान ये छोटा सा है, उसके बाद चीन अगर देखें बड़ा है, तो ये यहाँ से आ रहे हैं। तो क्या है जो जापान है आपका देखेंगे यहाँ से क्या है रास्ते में पड़ता था, उसके बाद में क्या है यहाँ से वो चीन जाते थे। तो इसलिए क्या है ये यहाँ से समझौता कर रहे हैं किसके साथ में, जापान के साथ में समझौता कर रहे हैं अमेरिका वासी या अमेरिका के जो राष्ट्रपति है। क्यों, क्योंकि क्या है उसे क्या है एक जापान है जो ये बीच में तो आता है, परंतु क्या है जो चीन है ये इन नज़रों से देख रहा कि जापान जो चीन है इतना बड़ा है, वो क्या है यहाँ से हम व्यापार कितना अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसे करके क्या है जब यहाँ से अपने जहाज़ों को यहाँ पर रखने के लिए, यहाँ से क्या है ऑयल वगैरह डालने के लिए मतलब देखेंगे तो जो जहाज़ों के लिए चाहिए, तो ऐसे करके आराम के लिए एक यहाँ पर देखें तो एक जैसे फैक्ट्री ही स्थापित कर रहा है। तो ऐसे करके देखेंगे तो इसलिए क्या है जो कॉमोडोर मैथ्यू पेरी है वो इसलिए क्या है जापान आया है ताकि क्या है इनसे ये संधि कर सके या कहें तो इनसे व्यापार का समझौता कर सके। बाकी इसका मेन मकसद था चीन से व्यापार करना। उसके बाद देखेंगे मैंने आपको बताया क्या चीन के रास्ते में पड़ता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़े के लिए ईंधन की जगह चाहिए थी। जो ईंधन की जगह यही तो है मिलेगी ना, देखेंगे जो जापान है आपका यही तो मिलेगी। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वो था आपका हॉलैंड। देखेंगे हॉलैंड क्या है उस समय पर किसके साथ व्यापार कर रहा है, जापान के साथ व्यापार करता था। इसके बाद देखेंगे आगे पूरी स्टोरी जानेंगे। देखो पेरी है जो पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर क्या है महत्वपूर्ण असर डाला है। अब देखो असर क्यों डाला है, यहाँ से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। जो पहले आपको शोगुन थे, शोगुन इतने शक्तिशाली कि क्या है राजा की चलने ही ना दे रहे हैं, बात ये हकीकत में। उसके बाद देखेंगे जब आपका जो पेरी आता है तो पेरी की शर्त होती है कि यहाँ पर क्या शोगुन साइन नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या राजा को साइन करने पड़ेंगे। तो ऐसे करके क्या राजा का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है और क्या है उसमें क्या है उसके जो पावर है बढ़ती हुई नजर आती है। तो ऐसे करके क्या है फिर धीरे धीरे क्या है जो शोगुनों का पतन ही कर देते हैं। ये होती है पूरी कहानी। उसके बाद देखेंगे सम्राट की अचानक क्या है अहमियत बढ़ गई, जिससे तब क्या है तक बहुत ही कम क्या है राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। मैंने आपको बताया कि क्या है उसे बहुत कम पावर मिली थी, क्योंकि क्या है शोगुन सबसे ज़्यादा पावर लिए हुए थे। तो ऐसे में क्या होता है फिर जो राजा के पास ज़्यादा थोड़ी सी पावर आ जाती है। उसके बाद देखेंगे बात है आपकी 1668 में एक क्या है आंदोलन द्वारा शोगुनों को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया। मैंने आपको बताया कि इन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाता है। जैसे उसके बाद देखेंगे फिर मेजी को एदो ले जाया गया है और एदो की राजधानी को है फिर देखेंगे एदो को राजधानी फिर बनाया गया है। इसका नया नामकरण क्या है टोक्यो। आज जो हम देखते हैं जो टोक्यो जो आज की राजधानी है जापान की आज भी है, वो टोक्यो को फिर क्या है ये राजधानी बनाते हैं, एदो का नाम बदलकर टोक्यो कर देते हैं, टोक्यो है टोक्यो कर देते हैं। इसका देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि टोक्यो का मतलब क्या है, ये भी याद रखें। टोक्यो का मतलब होता है आपका पूर्वी राजधानी, याद रखना पूर्वी राजधानी होता है टोक्यो का मतलब, क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र में पड़ती है। देखो उसके बाद देखेंगे
जो अधिकारीगण हैं, अधिकारीगण और क्या है लोग यह जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश भारत व अन्य जगहों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं। ब्रिटानिया या ब्रिटेन के हाथों चीन की हार, क्योंकि क्या है हम देख चुके हैं चीन की जो हार, आगे देखेंगे यहाँ पर आपके दो युद्ध होते हैं, कौन कौन से, अफीम का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध होते हैं। उसके बाद देखेंगे इसकी क्या खबर फैल रही थी, किसकी, चीन की। उन्हें क्या है लोकप्रिय नाटकों में क्या है दर्शाया भी जाता था कि क्या है किस प्रकार वो हारे हैं। इन सब के क्या है चलते लोगों में एक क्या है असली डर बन रहा था कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है, कि क्या है जापान के लोगों को डर था कि हमारा देश भी क्या है उपनिवेश बनाया जा सकता है, गुलाम बनाया जा सकता है। बहुत से विद्वान और क्या है नेता यूरोप के नए विचारों से सीखना चाहते थे और क्या है उसकी क्या है अपेक्षा करने से, मतलब क्या है बजाय उसकी अपेक्षा करने के। अब देखेंगे और जैसा कि क्या है चीन ने किया था। यहाँ से थोड़ा अगर समझने की कोशिश करें हल्का सा कि हो क्या रहा है जापान में। एक तरफ तो उन्हें डर है कि कहीं क्या है जो आपका ब्रिटेन है या कहीं जो यूरोपीय देश हैं, कोई भी देश है, वो क्या है हमें कहीं गुलाम न बना ले। तो ऐसे में क्या है उन्हें ये तो डर है ही है, परंतु क्या है जो जापान है इन सभी से बचने के लिए क्या है एक और नीति अपनाता है। वो क्या सोचता है कि जो हमारा देश है उसे हम इतना डेवलप कर दें या इतना शक्तिशाली कर दें कि क्या है कोई देश हम पर कब्जा ही ना कर पाए। तो उसके लिए क्या है वो यूरोप की नीति को ही अपनाते हैं। वो सोचते हैं कि सबसे पहले क्या है हम सेना को शक्तिशाली करेंगे और उसके बाद में क्या है अपने आप को क्या है इतना देखें शक्तिशाली या स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि क्या है कोई देश हम पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या है हमें यूरोप की नीति को ही अपनाना पड़ेगा। देखेंगे कुछ लोग हैं जो कुछ विद्वान तो इसके पक्ष में होते हैं, परंतु क्या है कुछ इनके विपक्ष में होते हैं कि वो कह रहे हैं कि क्या है कहीं ऐसा करने से ये ना हो कि दो हमारे लॉस हो जाएं। पहला तो ये कि हम अपनी संस्कृति को ही भूल जाएं, दूसरा ये कि कहीं क्या है ऐसा ना हो ये उल्टा दाव पड़ जाए और यूरोपवासी हम पर कब्जा ना कर ले। देखेंगे आगे, देखो अभी आगे उसके बाद देखो कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए अपने से दूर रखना चाहते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है उन्हें दूर रखना चाहते थे कि ये दूरी ठीक है, क्योंकि वो भारत को देख रहे हैं कि भारत क्या है किस प्रकार एक कंपनी द्वारा उपनिवेश बनाया गया या गुलाम बना लिया गया है। उसके बाद देखेंगे हालांकि वे उनकी नई तकनीकों और क्या अपनाने के लिए तैयार थे। जैसे मैंने आपको बताया जो उनकी नई टेक्निक है उन्हें अपनाने के लिए तैयार है, उनसे क्या है थोड़ा सा डर भी रहे। कुछ ने क्या है देश को बाहरी दुनिया के लिए क्या धीरे धीरे और क्या है सीमित तरह से खोलने के लिए तर्क दिया है। कोई मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या है हम क्या है उनसे व्यापार तो करेंगे, परंतु क्या है ऐसे नहीं करेंगे जैसे भारतीय अन्य देशों ने किया है। हम धीरे धीरे एक या दो बंदरगाह खोलेंगे जहाँ से क्या है वो हमें उन पर क्या है अच्छे से कंट्रोल भी कर पाए, देख भी सके उन्हें। इस प्रकार क्या है वो सोच रहे हैं। उसके बाद देखेंगे सरकार ने, देखो पिछली बार भाई साहब यही क्वेश्चन आया आपका कि क्या है फुकोकू क्यों है, इसका मतलब क्या है, यही पूछा था क्वेश्चन। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि फुकोकू क्यों है क्या है। तो इसका मतलब था कई ऑप्शन दे रखे थे, समृद्ध देश और समृद्ध या मजबूत सेना, ये इसका आंसर था। ऑप्शन में क्या है 4 ऑप्शन दे रखे थे आपके, तो ऐसे करके क्या है समृद्ध देश और मजबूत सेना इसका मतलब था। ये क्वेश्चन पूछ लिया था। और देखो मैंने आपको ये नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो मेंशन किए हैं, क्योंकि क्या है ये जो मैंने नोट्स बनाए थे वो काफ़ी कई साल पहले बनाए थे, इसलिए बाकी क्या है सारे के सारे इसी में हैं नोट्स में। देखेंगे कि नारे के साथ क्या नई नीति को ऐलान किया है। उन्होंने क्या एक नई नीति अपनाई है, कौन सी, आपका फुकोकू क्यों है ये नीति अपनाई, जिसका मतलब क्या होता है समृद्ध देश और मजबूत सेना। उन्होंने क्या यह समझ लिया कि अब उन्हें अपने अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो बताया ना कि क्या है वो अपने आप को मजबूत करना है, एक तरीके से इकोनॉमी रूप से भी और क्या है सैनिक रूप से भी। उसके बाद देखेंगे इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच क्या राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और क्या है प्रजा की नागरिकता की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई है। अब देखेंगे क्योंकि उन्होंने यही तो देखा भारत क्यों गुलाम हुआ, क्योंकि क्या आपस में लड़ रहे हैं और एक नहीं है, उनमें क्या राष्ट्रता की भावना है नहीं, परंतु क्या है जो कमियां उन्होंने अन्य देशों में देखी थी उन्हें क्या है अब वो मजबूत कर रहे हैं। इस प्रकार क्या है उन्होंने एक ये प्रकार की या इस प्रकार की नीति अपनाई है। उसके बाद देखेंगे आगे चर्चा करेंगे कि 20 साल से देखेंगे किस प्रकार वो सेना को मजबूत कर रहे हैं कि 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे या कहीं तो 2-4-5 साल मतलब कुछ अरसे के लिए, कुछ सालों के लिए सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया है कि आप क्या है सेना में भैया काम करोगे। हालांकि इसके लिए क्या है वो पे करते थे, फिर भी क्या है सेना में भी जाना है। उसके बाद देखेंगे जो थोड़ा सा लैंग्वेज की बात और कर ले, यहाँ से थोड़ा सा देखो जापान एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करता था। यहाँ पर देखें मैंने थोड़ा सा जो लिपियाँ हैं किस प्रकार की वहाँ की लिपि है
भाषा है या उनकी जो आपका लिखाई है वो किस प्रकार की, ये और मेंशन किए, इसे और जान ले तो बेटर रहेगा। इसमें से एक क्या है, कांजी। जापानियों ने चीनियों से 6ठी शताब्दी में ली थी, मतलब बहुत साल पहले क्या है इस भाषा को ले चुके हैं, जो आपकी कांजी थी। जापानी जो चीन से ले चुके हैं ये, चूँकि उसका भाषा क्या है चीनी भाषा से बहुत क्या अलग थी, ये क्या है चीनी भाषा से अलग है वैसे तो, फिर भी क्या है उन्होंने अडॉप्ट किया है। आगे चर्चा करेंगे। उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का भी आविष्कार किया है। एक इनमें से हो जाएगा आपका हीरागाना, एक आपका कताकाना। ये हो जाएंगे। जो हीरागाना थी वो नारी सुलभ थी। क्यों ना नारी सुलभ, क्योंकि नारी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग इसे नारी ही कर रही है, इसलिए। क्योंकि क्या है हियान काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थी, जैसे कि आपका मोरासाकी हो जाएगा। आगे देखेंगे यह जो भाषा थी जो चीनी चित्रात्मक चिन्हों और क्या है ध्वन्यात्मक अक्षरों को मिलाकर लिखी जाती थी, जो आपके चीनी थे, चीनी चित्र से क्या है लिखी जाती थी। देखो शब्द का प्रमुख भाग क्या है कांजी के क्या है चिन्ह से लिखा जाता था, और बाकी क्या है हीरागाना से क्या है, इस प्रकार की कुछ ही लैंग्वेज थी। इसके बाद देखेंगे निशिजन, क्योतो की एक बस्ती है, 16वीं शताब्दी में वहीं 31 परिवार बुनकर संघ था। यहाँ पर बुनकरों का संघ कह सकते हैं, 31 परिवारों का। बाकी आगे देखेंगे बड़ा भी है। यहाँ से देखिए मैंने आपको ये बताऊँ कि पॉइंट नोट क्यों क्या है। अगर देखो यहाँ से आप समझ रहे होंगे बातों को, अगर तो यहाँ से देखो चर्चा करें तो जो आपका निशिजन एक बस्ती का नाम है, ये कहें तो एक छोटा सा ये या कहीं प्रांत रहेगा। यहाँ पर क्या है कितने परिवार है आपका, 31 परिवार उस समय पर। देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो जापान है वो क्या है, सबसे पहले देखेंगे तो जो चीन से क्या है रेशम उत्पादन करवा रहा था, ये खरीद रहा है चीन से। इन्होंने सोचा क्यों ना क्या है इस जो टेक्निक है जिस प्रकार से क्या है जो चीन है रेशम बनाता है, क्यों ना इसको सीख ले जाए। तो ऐसे करके क्या है अपने कुछ जो बच्चे हैं वहाँ पर भेजें सीखने के लिए उसे, और वो सीख कर भी आए। तो ऐसे में क्या है उन्होंने यहाँ पर जापान में सिखाया कि किस प्रकार क्या है वो रेशम बनाते हैं। और देखें चीन से भी उन्नत अवस्था में देखें तो बहुत अच्छी क्वालिटी में क्या है अब वो क्या बना लगे यहाँ पर रेशम बनाने लगे। तो ऐसे करके क्या है धीरे धीरे क्या है बुनकरों की जो बस्ती है उसमें परिवारों की संख्या किस प्रकार बढ़ती जा रही है हम देख सकते हैं। 31 परिवार है, उसके बाद में क्या बहुत सारे परिवार, पूरा का पूरा निशिजन में क्या है क्या हो जाता है कि रेशम उत्पादन होता है। फिर ये देखते हैं हम, इसलिए क्या है हो रहा है क्योंकि क्या है जापान ने मना कर दिया था कि क्या है हम यहाँ से सोना तथा चांदी नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि क्या है हमारे इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएगी। इस प्रकार ये इसलिए क्या है यहाँ पर बस्ती बसाई गई है। उसके बाद देखेंगे अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण। जापान की बात करें तो जापान में अर्थव्यवस्था का किस प्रकार आधुनिकरण हुआ है ये और जान लेते हैं। देखो जापान की पहली रेल लाइन 1870-72 में क्योतो और क्या है पोकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई थी। बात आती फिर 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्था का क्या यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था। एक तरीके से क्या है बैंक की स्थापना कहें तो आपकी 1872 में बैंक खुल चुका है सबसे पहला। उसके बाद देखेंगे तो जो रेलवे लाइन है आपकी 70 से 72 में आपके बिछाई गई है क्यों आपके जो टोक्यो है, टोक्यो और क्या है आपका पोकोहामा बंदरगाह के बीच। अब आगे चर्चा करेंगे, देखेंगे थोड़े से और कुछ चेंजेस होते हैं। बाकी यहाँ से क्या है कुछ इंपॉर्टेंट बात और थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। देखो संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य क्या आपका तनाको सहेजे, जिसका नाम होता है तनाका सहेजो है, ने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा है, जब 800 गांव जन विरोध में इकट्ठा हुए और क्या उन्होंने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है। अब देखेंगे यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है, सबसे पहले ये जाने इसके पीछे का लॉजिक जाने, तर्क जाने। यहाँ पर क्या हो रहा है जो आपका जापान है इतना डेवलप करने लगा है कि वो क्या है इतना पॉल्यूशन करने लगा डेवलपमेंट के जरिए कि कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में क्या है एक व्यक्ति खड़ा होता है, क्योंकि क्या है लोग बीमार पड़ने लगते हैं, पॉल्यूशन इतना हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा, क्योंकि क्या है घर घर में छोटी छोटी वर्कशॉप खुलने लगी हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां तो कितनी खुली हैं अंदाजे नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या है उसे डेवलपमेंट के करने के लिए जापान को अपना तो तना को आपका सहयोग होता है जो वो सबसे पहले क्या है जो प्रदूषण फैल रहा है उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ता है, जिसमें क्या है 800 गाँववासी भी उसके साथ में जुड़ जाते हैं। ये कब की बात है आपका 1897 की बात है। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आक्रामक राष्ट्रवाद, ये और जान ले। उसके बाद में हम देखेंगे आपका पश्चिमीकरण और क्या है परंपरा देखेंगे। देखो मेजी संविधान समिति मताधिकार पर क्या है आधारित थी, मतलब मताधिकार मतलब वोटिंग हो रही है। उसने क्या है डाइट बनाई जिसके मतलब अधिकार सीमित थे। एक तरीके से डाइट क्या है एक संस्था, ये देखें जैसे एक तरीके से देखें यहाँ पर आपकी संसद है उसी प्रकार वहाँ पर डाइट होती थी। ये थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट तो जानने के लिए थे। अब देखेंगे पश्चिमीकरण और परंपरा। जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवी की क्या है अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग अलग थे।
कुछ के लिए क्या है, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप देश सभ्यता की ऊंचाई पर थे, जहां जापान पहुंचने का क्या है, आशंकित या क्या है, आकांक्षा रखता था। देखिए यहाँ पर देखें, जो जापान आपका कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या है, हम भी क्यों ना उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं जहां पर क्या है, अमेरिका है तथा अन्य यूरोपीय देश हैं। ऐसी क्या एक तरीके से वो सोच रख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे, देखो यहाँ से देखेंगे आपका फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख क्या बुद्धिजीवी में से एक था। ये क्या है, एक बुद्धिजीवी कौन, आपका युकिची है, जो उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। ये कोटेशन क्या है, पूछ ली जाती है एग्जाम में कि ये शब्द किसने कहे हैं कि अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए जापान को, तो ये कही आपके युकिची ने। याद रखें इस पॉइंट को भी। देखो यानी क्या है, जापान को अपने एशियाई लक्षणों को छोड़ देना चाहिए और पश्चिमी का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि क्या है, वो सोच रहा है कि हम इतने क्या है, डेवलप हो चुके हैं या डेवलप हो रहे हैं, अभी डेवलपिंग में ही वो हो रहे हैं, और कितना हम इस विकास कर रहे हैं कि क्या है, जो अन्य जो एशियाई देश हैं वो अभी कितने पीछे हैं और हम क्या है, अब आगे जा रहे हैं थोड़ा सा। तो ऐसे में क्या है, युकिची कहता है कि हमें क्या है, अब अपने में से जो एशियाई जो लक्षण है उन्हें क्या है, हटा देना चाहिए। उसके बाद देखेंगे दर्शन शास्त्री क्या है, मियाके सेत्सुरे, ये एक नाम है आपका, जो दर्शन शास्त्री एक और अन्य है, ने क्या है, तर्क पेश किया है कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए, अपने को अपने देश के लिए क्या समर्पित करना, अपने को विश्व को समर्पित करना है। ये ऐसी कोटेशन देता कौन, आपका सेत्सुरे। इनकी तुलना में बहुत से क्या बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवादी की तरफ आकर्षित थे और क्या वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय क्या लोकतंत्र पर बनाए। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हमें क्या करना चाहिए कि हमें यहाँ पर लोकतंत्र अपना लेना चाहिए, हाँ, सेना की बजाय। परंतु क्या कुछ बुद्धिजीवी सोच रहे हैं कि क्या है, सेना भी और क्या है, हमारे लिए जो जापान का विकास है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे थोड़ा सा इसी के बारे में और जान लेते हैं। आपका जो युकिची है, हाँ देखो इनका देखो जन्म कहाँ हुआ है, एक गरीब समुराई परिवार में। समुराई कौन थे, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है, योद्धा वर्ग जो लड़ाई का काम कर रहे हैं, जो अपने पास में तलवार रख रहे हैं। इनकी क्या है शिक्षा नाकासाकी, जहाँ पर बम गिराए थे। अब देखेंगे आगे जानेंगे सभी बातों को। और क्या है, ओसाका में हुई है इनकी जो पढ़ाई हुई है। उन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान पढ़ा है और बाद में अंग्रेजी भी इन्होंने पढ़ी है। उसके बाद देखेंगे फिर बात आती है आपकी 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास और क्या है अनुवादक, जो ट्रांसलेटर के रूप में क्या है गए हैं। इससे क्या है उन्हें पश्चिम पर किताब लिखने के लिए बहुत कुछ मिला है, ठीक है ना। देखिए उन्होंने एक क्या शिक्षा संस्थान का या गठन किया है, जिसे आज हम क्या है KO विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। वे क्या है मेरुकुशा या मेरुकुशा संस्था के मुख्य सदस्य भी थे। देखें अपनी एक किताब ज्ञान के लिए प्रोत्साहन में उन्होंने जापानी ज्ञान की कड़ी आलोचना की। एक तरीके से क्या है कड़ी आलोचना कर रहे हैं, किसकी, जो जापानी ज्ञान की। क्यों, क्योंकि क्या है कुछ लोग बुद्धिजीवी सोच रहे हैं कि हम डेवलप हो चुके हैं फलाना ढेका, परंतु ये सच्चाई बताते हैं कि जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आधुनिक कारखानों व संस्थाओं के अलावा पश्चिम के सांस्कृतिक और को भी बढ़ावा दिया है, जो कि उनके मुताबिक सभ्यता की आत्मा है। देखो सभ्यता की आत्मा क्यों है, देखो अब क्या है, जो जापान इतना डेवलप कर चुका है कि अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है, परंतु क्या ये कह रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। वो क्या है सभ्यता की आत्मा है हमारी। तो ऐसे करके क्या है वो आपकी संस्कृति पर भी थोड़ा सा बल दे रहे हैं। उसके बाद देखेंगे इनका सिद्धांत था स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, न ही इंसान को इंसान के नीचे बनाया। ऐसी कोटेशन देते कौन देते हैं, आपका जिनका नाम होता है युकिची होता है, ये ऐसी कोटेशन देते हैं। अब देखेंगे आगे जानेंगे थोड़ा सा मोगा कौन होता है, क्योंकि मोगा क्या है, ये आधुनिक लड़की है, इसका नाम मोगा कहते हैं। जिस आधुनिक लड़की को के लिए क्या समुचित शब्द यह है क्या है 20वीं शताब्दी में लिंग बराबरी और क्या है विश्वजनीन या आपको देखेंगे संस्कृति और क्या विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों के एक साथ आने का सूचक है। मतलब देखेंगे यहाँ पर अगर डायरेक्टली बात करें, यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है कि भैया जो आपका पुरुष है और क्या है लड़कियां हैं दोनों बराबर है। किस प्रकार हम देखते हैं जब डेवलपिंग हो रहा होता है कि मतलब कारखाने खुलते हैं तो उनमें जो नौकरी करने के लिए जाती हैं वो लड़की सबसे ज़्यादा बाहरी मात्रा में जाती हैं लड़कों की भी अपेक्षा। उसके बाद देखेंगे इनका क्या है फिर बराबरी हो जाता है। उसके बाद में फिर क्या है लड़के थोड़ा सा ज़्यादा नौकरी करते हैं। तो ऐसे करके सबसे ज़्यादा जो कंपनी फैक्ट्रियाँ खुलती हैं वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा जो जॉब करती हैं वो लड़कियाँ ही करती हैं। इसलिए क्या है बराबरी की बात यहाँ कर रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ समझें कि क्या है जापान का आधुनिकरण, कि जापान आधुनिक कैसे बना है उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जब देखेंगे मेजी शासनकाल के दौरान हुई सुधार उनके क्या है कारण जापान का उदय एक आधुनिक और शक्तिशाली देश के रूप में हुआ है।
इसके कारण देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, जब आपका शोगुन थे तो उस समय पर क्या है, सामंती प्रथा थी, तो उसे क्या है, समाप्त कर दिया गया है सामंती प्रथा को। सैन्य व्यवस्था में सुधार किए गए हैं, सेना को बढ़ाया गया, उसे क्या है, आधुनिक बनाया गया है। औद्योगिक उन्नति की गई है, हम जान चुके हैं कि क्या है, किस प्रकार जापान ने घर घर में वर्कशॉप तक खोल दिए हैं। उसके बाद में देखेंगे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जिसके बाद में क्रांति भी होती है। और आगे जाने की समानता का सिद्धांत जो क्या है, मैंने आपको बताया कि जो लड़का लड़की सब समान है, और यहाँ तक कि ये बात भी कही गई कि लड़कियों को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। बाकी क्या है वो बाद में मिलता है, बाकी क्या है मुद्दा तो उठाता है एक बार। उसके बाद देखेंगे कृषि में सुधार हुआ है, ठीक। उसके बाद देखेंगे अनिवार्य शिक्षा की क्या है, सही बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दिया। पर अगर देखें तो 1910 तक जापान में प्रत्येक बच्चा पढ़ा लिखा था उस समय पर। उस समय की बात है जहाँ पर क्या है, यहाँ जो नई नई शिक्षा नीति लाई जा रही भारत में, वो सारी अगर देखें तो ज़्यादातर फेल हो रही थी पहले तो। अब देखेंगे बाकी क्या स्थिति रहने वाली है। बाकी अभी भी देखेंगे तो प्रत्येक बच्चा भारत में पढ़ा लिखा नहीं है। उस समय की बात करें तो वहाँ पर क्या है 1910 तक प्रत्येक बच्चा पढ़ा लिखा हो गया था। राजनीतिक परिवर्तन देखें, देखो राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए हैं। बात आपकी 1889 में मेजी संविधान द्वारा देश में नीति निर्धारण हेतु क्या है, द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन बनाए गए हैं। जैसे कि एक तरीके से इसमें क्या है, डाइट कहते हैं जैसे सदन को, कि क्या है स्थापना की गई है। ये डाइट को हम वैसे पहले जान चुके हैं इसके ऊपर ही। देखें एक और कारण और जान लेते हैं कि क्या कारण था आधुनिक में। यह आपका देखो सामाजिक परिवर्तन, क्या कि समाज में कुछ परिवर्तन आए हैं। जापानी समाज पश्चिम से प्रभावित हुआ है, वैसे ही क्या है कपड़े फैशनेबल और क्या है चीज़ों का इस्तेमाल करने लगा है। अब देखेंगे अभिवादन करने के लिए क्या है, जैसे हाथ मिलाते हैं आज क्या है, हाथ भी क्या है बढ़ाने लगे हैं, मिलाने लगे हैं। इस प्रकार का क्या है प्रचलन वहाँ पर होने लगा है। उसके बाद देखेंगे जापान रूस युद्ध, कि जापान तथा रूस के बीच में युद्ध होता है, जिसमें क्या है जापान जीतता है। वो कहाँ पर होता है, वो होता है आपका चीन की भूमि पर होता है। चीन के लिए होता है परंतु रूस से होता है। देखो यह युद्ध मुख्यतः चीन की भूमि पर लड़ा गया और जापान ने रूस को पराजित किया था, ठीक है ना। जापान ने रूस को पराजित किया, याद रखें। इस युद्ध के मूल में क्या है 1902, मतलब इसका मूल क्या था कि 1902 की जापान ब्रिटेन संधि मानी जाती है, कि जो आपका जापान तथा ब्रिटेन के बीच संधि हुई है वो मानी जाती है 1902 में। इस युद्ध में यूएसए जो आपका अमेरिका ने अपने विशेष रुचि प्रदर्शित की है। युद्ध को समाप्त करने तथा शांति स्थापित करने में यूएसए के क्या राष्ट्रपति जिसका नाम होता है थियोडोर रूजवेल्ट ने विशेष आपकी रुचि निभाई है, रुचि ली है। संधि के लिए बातचीत अमेरिका की पहल पर शुरू की गई, मतलब जो आपके संधि की गई थी तो सबसे पहले क्या है अमेरिका ने आगे बढ़ाई थी बात। और एक अमेरिकी नगर जिसे हम कहते हैं आपका पोर्ट्समाउथ जिसका नाम होता है में क्या है रूस और जापान के बीच में संधि होती है। फिर उसके बाद देखेंगे इस युद्ध में विजय के साथ ही जापान एशिया की प्रमुख शक्ति बन गया है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि क्या है किस प्रकार इतना बड़ा देश है रूस, उसे जापान हरा देता है। उसके बाद देखेंगे आपके 2 युद्ध और होते हैं जो आपके किस किस के बीच होते हैं, चीन तथा जापान के बीच होते हैं। दोनों में ही क्या है फिर जापान जीतता है। सारे के सारे युद्धों का वर्णन आगे दे रखा है, देखेंगे अभी ये देखो। उसके बाद देखेंगे आपका आता सम्राट ताइशो। ये कौन होता है, ये आपका मेजी का पुत्र होता है। देखो सम्राट मेजी की मृत्यु के बाद उसका बेटा होता है आपका ताइजो, आपका योशिहितो ताइजो जिसका नाम होता है की उपाधि धारण, ये क्या है ताइजो की उपाधि धारण करता है, कर क्या है जापान का सम्राट बना है। वह ज़्यादातर बीमार रहता था जिसके कारण क्या है उसके काल में क्या है लोकतांत्रिक काल ही क्या है था, क्योंकि क्या है देखो बीमार रहने के कारण क्या है प्रत्येक लोग यहाँ पर क्या है भूमिका निभा रहे अपना, तो ऐसा लग रहा है जैसे लोकतांत्रिक हो। राजनीतिक पार्टियों का क्या है अभाव इस काल में बढ़ा है, क्योंकि क्या है जो राजनीतिक पार्टी हैं इनका क्या है प्रभाव, जो अन्य पार्टियां उनका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। बात आपकी 1925 में प्रधानमंत्री काठी तकाकी जिसका नाम होता है के काल में 15 वर्ष से उम्र या 15 वर्ष से अधिक जो उम्र के बच्चे होते हैं या पुरुष होते हैं सभी को क्या है सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार यहाँ पर दे दिया गया। देखो पूछ रहे को क्वेश्चन कि कब तथा किसने क्या है जापान में 15 वर्ष से ऊपर पुरुष को, या कहें तो वैसे पुरुष तो नहीं होता वो बच्चे होता है, को क्या है वोट डालने का अधिकार दे दिया था। तो क्या है आपका काठी तकाकी जिसका नाम होता है उसने क्या है वोट डालने का अधिकार दे दिया था। अब देखेंगे सम्राट सोवा, इसके बारे में और जान लेते क्या है। हम प्रत्येक चीज़ को अच्छे से बारीकी से समझ रहे हैं कि किस प्रकार क्या है। जापान के बारे में हम पढ़ रहे हैं भी, उसके बाद में हम चीन के बारे में देखेंगे। देखें देखो बात आपकी 1926 में सम्राट ताइशो की मृत्यु के बाद उसका बेटा क्या है हिरोहिरो सोवा, इसका नाम होता है हम सोवा कहेंगे से, की उपाधि धारण कर, जो सोवा की उपाधि होती है वैसे तो क्या है आपका जापान का सम्राट बन जाता है। ये क्या है 124वें हिरोहितो
या क्या है सबसे अधिक समय या 62 वर्ष क्या है शासन करता है पूरे जापान में। देखें ये 124वां राजा होता है वैसे तो। प्रथम विश्व युद्ध और जापान, ये और चर्चा कर ले हम थोड़ा सा। यहाँ से ऊपर क्या है हमने अच्छे से जान लिया है, अब क्या है हम प्रथम विश्व युद्ध और जापान के बारे में जान लेते हैं। देखो इससे पहले हम क्या है थोड़ा सा आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि क्या है, देखो यहाँ से क्या है सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करा रहे हैं हम। उसके बाद भी देखिए यहाँ से क्या है आप वीडियो को भी शेयर नहीं करते, क्योंकि क्या है शेयर किया करो ताकि क्या है थोड़े से व्यूज़ बढ़ें और लाइक भी बढ़ें, ताकि क्या है हमें और मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि क्या है हम अगर देखें इस प्रकार से आपके सीरीज बना रहे पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की, क्या है हमने देखो मैंने क्या सर्च करके देखा था, बिल्कुल कहीं पर भी किसी भी चैनल वाले ने इस प्रकार के ना तो वीडियो बना रखी है और ना ही देखें तो डाटा दे रखा है इतना सारा। क्योंकि क्या है वो व्यूज़ पाने के लिए क्या है बकवास करते रहते हैं ऐसे ही, और टाइम पास करके क्या है और कुछ थोड़ा बहुत बताकर चले जाते हैं। इतना कुछ जो डाटा है इतना नहीं दे रखा। बाकी अगर देखें वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा आपको बोरिंग तो लग रहा होगा, क्योंकि क्या है अगर आप एक बार इन्हें समझ लोगे उसके बाद दोबारा पढ़ोगे तो बिल्कुल ही बोर नहीं लगेगा। क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी सी हल्का देखें तो बोरिंग तो नहीं कह सकते, बाकी अगर समझ में आए ना तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट शुरू से देखें तो हिस्ट्री में रहा है, तो मुझे तो सारी चीज़ें आसान लगती हैं, बताने में समझाने में और पढ़ने में तो ये लगा लो अलग ही मज़ा है। तो ऐसे करके क्या है आपसे बिल्कुल दोबारा से अनुरोध है कि आप ये ने जो हमारे जो आपकी सीरीज़ है इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि क्या है और लाइक भी करें। क्योंकि इसके अगर मुझे लगेगा कि जब आपके कमेंट आने लगेंगे तो उसके बाद में क्या है मैं जैसे अगर आपके 50 कमेंट भी आ जाते हैं तब क्या है मैं आपसे एक लिंक शेयर कर दूंगा या आपका टेलीग्राम ग्रुप का दे दूंगा। ग्रुप का जो आपका लिंक है आप वहाँ से क्या है सभी के सभी नोट्स हैं और इससे भी अधिक जो डाटा है मेरे पास जितने नोट्स है सभी को क्या है आपके साथ में शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी हैं, और आपके अभी तो देखें तो इंडियन हिस्ट्री के भी बहुत सारे नोट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखेंगे साइकोलॉजी के मेरे पास बहुत सारे नोट्स पड़े हैं, तो सभी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बाकी क्या है मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी आएँ और लाइक भी हों और क्या है इन्हें शेयर भी करें, ताकि क्या है व्यूज़ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, कम से कम 1K से तो ऊपर पहुँचनी चाहिए, तभी तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मज़ा है। बाकी क्या है अब व्यूज़ कम रह जाते हैं तो इसकी वजह से क्या है फिर थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। तो ऐसे करके क्या है कृपया ऐसा ना करें, तो शेयर ज़रूर कर दें। तो चलो आगे चलते हैं, फिर समझते हैं बातों को किस प्रकार क्या है जापान के बारे में। अब देखेंगे देखो जो प्रथम विश्व युद्ध और क्या है जापान के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से देखो बात आपके देखो ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के खिलाफ जापान के समर्थन के आह्वान पर जापान ने जर्मनी के खिलाफ क्या है युद्ध की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे आप समझने की कोशिश करेंगे। देखो आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है इसमें क्या है बस इतना ही समझने के लिए कि क्या है जो आपका जापान है वो क्या है जर्मनी के खिलाफ क्या युद्ध की घोषणा कर देता है। देखो द्वितीय विश्व युद्ध और थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा हमें जानने के लिए ज़्यादा डाटा है। वहाँ तो इतना ही था कि क्या है युद्ध में भाग लेता है। देखो जापान ने सोवियत संघ विरोधी अपनी भावनाओं के चलते 1936 में जर्मनी और क्या है 1937 में इटली से संधि की थी। उसके बाद देखेंगे बात आपकी फिर 1939 में जब क्या है आपका सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है के बाद 1940 ईस्वी में जापान, जर्मनी और इटली ने एक अन्य त्रिराज्य संघ थी एक तरीके से संधि की है। त्रिराज्य मतलब तीनों के तीनों आपस में मिल चुके हैं। इस संधि की शर्तें के अनुसार जर्मनी व इटली ने पूर्व एशिया में जापान के आधिपत्य को मान्यता प्रदान की। फिर देखें तो उसके बाद देखेंगे जर्मनी के क्या है नाजी नेताओं का मानना था कि जापान को अमेरिका या ब्रिटेन के स्थान पर रूस के साथ फिर क्या है संधि करनी चाहिए। हैं वो कह रहे हैं कि जो नाजी हैं क्योंकि क्या हिटलर है, हिटलर एक तरीके से नाजी, तो उसकी सेना कह रही है या उसके जो नेता है वो कह रहे हैं कि भैया ये आपको क्या है कहाँ रूस के साथ संधि करनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता पूर्वक पूर्व एशिया में अपने विस्तार की ओर ध्यान देना चाहिए। फलतः क्या जापान की क्या है विदेश मंत्री ने मास्को की यात्रा की। उसके बाद देखेंगे फिर 1941 में क्या है सोवियत जापान और तटस्थ संधि मतलब की उन्होंने, जो आपकी कौन सी है सोवियत जापानी तटस्थ संधि, मतलब जो भी अगर युद्ध करेगा अगर किसी दूसरे पर आक्रमण करता है तो जो पहले वाला है वो वहीं कहीं तटस्थ रहेगा, ठीक है ना, अपने अड़िग रहेगा। इसके अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे को क्या है वचन दिया कि यदि इनमें से किसी एक पर कोई तीसरा देश युद्ध करेगा तो दूसरा मित्र तटस्थ रहेगा। साथ ही इस संधि के अनुसार रूस ने क्या है मयूकुओ पर क्या है जापानी अधिकार को और जापान ने मंगोलिया पर रूसी अधिकार को फिर मान्यता दी है। जिस प्रकार क्या है देखो जो जापान ने क्या है मंगोलिया पर क्या है अधिकार क्या है, और देखेंगे आपका जो रूस है वो क्या है आपका मयूंगू पर अधिकार कर लेता है, तो उन दोनों को क्या मान्यता दे दी गई कि क्या ठीक है आपने क्या है कब्जा कर लिया तो ठीक है।
उसके बाद देखेंगे अमेरिका के साथ क्या जापान से के संबंध। अमेरिका के साथ जापान के संबंध किस प्रकार से हैं ये और जानेंगे, क्योंकि क्या है अमेरिका ही वो देश है जो जापान पर बम गिराता है। वो सारे का सारा डिटेल देखेंगे। देखो बात है आपकी 22 जून 1941 को जर्मनी ने जापान से बिना बताए या बिना वार्ता किए सोवियत संघ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। उसके बाद देखेंगे जापान फिर क्या है नाराज होता है। उसका क्या है सुझाव अमेरिका की तरफ क्या है फिर बढ़ने लगा है। तत्कालिक जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट होता है, हमने पहले देखा था जो रूजवेल्ट है भी क्या है जापान के क्या है से वार्ता के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद देखेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डल हल है या ये आपका हल है कि विरोध के कारण क्या है फिर क्या है समझौता इसके पास में नहीं हो सका। फिर जापान और क्या है नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जिसका नाम होता है आपका तोजो अमेरिका के साथ फिर क्या 1941 में यह संधि की क्या है 1941 ईस्वी की स्थिति पर लौटने पर क्या है तैयार था, परंतु यह शर्त भी क्या है अमेरिका ने स्वीकार नहीं किए। अपनी ओर से क्या है 10 मांगने वाली क्या है एक पत्र जापान को भेज दिया है। किसने अमेरिका ने। वास्तव में उद्देश्य जापान को चीन और मंचूरिया से हटाना था, अतः कोई परिणाम नहीं निकला है। उसके बाद देखेंगे जो आपका पर्ल आपका हार्बर जिसका या पर्ल हार्बर कहते हैं, जैसे पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर देता था कौन जापान कर देता। बात आपकी फिर 7 दिसंबर 1941 बात आपकी 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई द्वीप समूह में स्थित अमेरिका नौसेना केंद्र जो उसका नाम होता है पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद जापान ने फिलीपींस और क्या हांगकांग पर के फिर हमला किया है। देखो यहाँ पर क्या है जापान गलती कर देता है, इसके बाद में कैसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से देख बात आपके 1942 में युद्ध की दिशा में क्या है परिवर्तन आया और लगातार विजय होने वाले जापानी सेना को पराजय का फिर सामना करना पड़ा है। देखेंगे कि क्या है 42 के बाद से पहले तो युद्ध सभी युद्ध को जीत रहे हैं, परंतु क्या है उसके बाद में क्या है यहाँ पर थोड़े सा चेंजमेंट आते हैं और बाजी पलट जाती है। उसके बाद देखें बात आपके 1944 के उत्तरार्ध में मित्र राष्ट्रों ने जापान पर हवाई हमले किए हैं और क्या उनकी संख्या बढ़ा दी हवाई हमलों की। 10 मार्च 1945 को टोक्यो पर भारी बमबारी की गई थी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 1 लाख लोग मारे गए हैं। फिर बात आपके 1 अगस्त 1945 तक जापान की वायुसेना और जल सेना बर्बाद हो गई है। फिर देखेंगे फिर बात आती है आपकी 17 जुलाई से क्या 2 अगस्त तक जर्मन में हुए आपका पोट्सडेम जो आपको होता है पोट्सडेम सम्मेलन में जापान को बिना किसी शर्त के समर्पण करने हेतु अल्टीमेट दिया गया है, लेकिन जापान फिर क्या मना कर देता है। उसके बाद देखें फिर आपका 6 अगस्त और 9 अगस्त की हुई घटना है 1945 की, जब क्या है जो अमेरिका होता है क्रम से 2 बम गिराता है आपके कहाँ पर हिरोशिमा और नाकिसाका पर बम गिराता है, जिनके नाम क्या होते हैं नाम भी बताएं तो आपका लिटिल बॉय और फैट मैन 2 परमाणु बम होते हैं जिन्हें आपका 9 अगस्त और आपका 6 अगस्त 1945 में गिराते हैं। इसके बाद क्या है जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार है उसका दी एंड हो जाता है। यहाँ तक क्या हमने जापान के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब क्या है हम थोड़ा सा चीन के बारे में और जान लेंगे तो बेटर रहेगा। देखो तो अब क्या हम चीन के इतिहास के बारे में जानेंगे कि क्या है चीन का क्या है आधुनिक इतिहास क्या था। ठीक, उसके बाद में क्या है टोटली चर्चा इसके बारे में करने वाले हैं। देखो प्रथम अफीम युद्ध होता है जो कि क्या है अब हम इसके क्या है जो मॉडर्न है वहीं से जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले चीन के जो आपके साथ में अफीम युद्ध हुए हैं उनके बारे में और चर्चा कर लें। देखो अफीम युद्ध के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम आपको अफीम युद्ध समझा देते कि आखिर में है क्या। देखो क्या हो रहा है कि जो चीन है आपका इसने क्या है पहले से ही अपनी नीति बना रखी थी कि हम किसी भी देश के साथ में व्यापार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सब कुछ है और हम अच्छे से चला रहे हैं। उसके बाद भी क्या है इन्हें क्या है फिर जरूरत होती है कि क्या है अपने जो सामान को हम निर्यात करें। ठीक, आयात नहीं कर रहे हैं। उसके लिए क्या है ये जो चीन है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ये निर्यात करने लगा, जिसके कारण क्या है इसके पास धन आने लगा है। उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे क्या है ऐसे ही करता रहता है, परंतु क्या है ये आयात नहीं करता है। तो जब आयात करेगा तभी तो जो अन्य देशों के पास पैसा आएगा। उसके बाद क्या है निर्यात ही कर रहा तो विदेशी पैसा इसके पास आ रहा है। उसके बाद देखेंगे जो इंग्लैंड होता है वो बड़ा थोड़ा सा चालाकी से काम करता है और देखो आयात करने के बहाने क्योंकि क्या है जो इंग्लैंड की महारानी होती है वहाँ अगर हम भारत के बारे में देखेंगे तो वहीं पर भी क्या है दोनों घटनाएं देखेंगे लागू होती है। दोनों ही जो बातें कह सकते हैं दोनों बातें क्या लागू होती हैं कि जो इंग्लैंड की महारानी वहाँ की मना कर देती कि हाँ हम आपको व्यापार के लिए सोना चांदी नहीं दे सकते। तो इसके लिए क्या है ये बड़ी चालाकी से काम करता है जो ब्रिटेन है जो वहाँ की कंपनी होती है कि देखो ब्रिटेन ने भारत पर तो अधिकार कर रखा था,
उसमें क्या है, फिर भारतवासियों से क्या कराता है, अफीम उगवाता है जो ब्रिटेन होता है, और उसे क्या है चोरी छुपे क्या है कहाँ बेचने लगता है, ये बेचने लगता है आपका चीन में, जिसके कारण क्या है इसे कुछ पैसे मिल रहे थे और उन्हीं पैसों से क्या है वहाँ का जो सामान खरीदने लगा था, जैसे रेशम है या अन्य ऐसी चीज़ें हैं जिनका क्या है वो विदेशों में जिनकी मांग थी। तो ऐसे में क्या ब्रिटेन है जो व्यापार करने लगा धीरे धीरे। अब देखो फिर बात पता चलती है चीन को, तो ऐसे में क्या उससे मना कर देता है, और क्या है एक जो नाविक होता उसको जहाज़ को घेर लेता है, जिसके कारण क्या है उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या है देखते हैं कि इस प्रकार क्या है प्रथम अफीम युद्ध का ही कारण होता है। ठीक, देखेंगे पूरा डिटेल से। देखो बात आपकी 1839 में अफीम की पेटियों से लदे ब्रिटिश जहाज़ों को क्या है चीन के अफीम क्या है कमिश्नर लिंत से हसू, जिसका नाम होता है, द्वारा क्या है जब्त कर लिया गया है। दोनों देशों के नाविकों के बीच संघर्ष की एक क्या है चीनी नाविक की मौत हो जाती है। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है कि चीनी नाविक होता है उसकी मौत हो जाती है, ये इसका क्या है तात्कालिक कारण बनता है। वैसे चोरी छुपे क्या है पहले से व्यापार कर रहे थे वो, और क्या है जो ब्रिटेन वासी थे जापान की चीन की नज़रों में क्या है पहले से ही खटक रहे थे। तो ऐसे में क्या है बहुत सारे कारण पहले थे, परंतु क्या तात्कालिक कारण ये हो गया है। फिर बात आती है आपकी 1842 में नानकिंग की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है, क्योंकि क्या है इसमें ब्रिटेन जीत जाता है। ठीक, और उसके बाद देखेंगे जीतने के बाद में क्या है हांगकांग इंग्लैंड को फिर दे दिया जाता है, और 5 चीनी बंदरगाहों पर क्या है अंग्रेजों को रहने और व्यापार करने की क्या है अनुमति दे दी जाती है। इस प्रकार देखेंगे आपका दूसरा अफीम युद्ध होता है। अगर देखें बहुत सारे कारण, तो क्योंकि क्या है चीन वैसे ही जला पड़ा था, उसके बाद में और भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है ऐसी स्थिति और आ जाती है, जिसके कारण क्या है दूसरा अफीम युद्ध भी होता है। देखिए तो बात आती है फिर आपकी 1856 की ही में बनी सरकार द्वारा एक कैथोलिक पादरी को मृत्युदंड दे दिया जाता है। ठीक, देखेंगे आपको किस प्रकार दे दिया जाता है, क्योंकि क्या है चीन देता है कैथोलिक पादरी को। देखो कारण ये होता है कि जो कैथोलिक पादरी होते हैं इन्हें अनुमति नीति वैसे अंदर जाने की, परंतु फिर भी क्या है अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर ईसाई बना रहे हैं। ऐसे में क्या है जो चीनी सरकार से गुस्सा आता है, या किसी कोई लोग होते हैं जैसे कि, तो क्या है एक कैथोलिक पादरी होता है इसकी क्या है हत्या कर देते हैं। और उसके बाद देखेंगे यही इसका क्या है तत्कालिक कारण होता है। फिर उसके बाद में क्या है 1898 क्या है टिंटसिन की संधि होती है, और जिसमें क्या है संधि यही होती है कि इसके बाद में क्या है जब 5 बंदरगाह खोली तो अब क्या है 11 बंदरगाह खोलनी पड़ती है इन्हें और अलग से। तो इस प्रकार क्या है दोनों ही अफीम युद्ध में कौन हार जाता है, चीन हार जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या है 11 बंदरगाह खोल दी जाती है, और क्या है जो अफीम व्यापार है उसे वैध करार घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो 1911 की क्रांति और देख लेते हैं, जो आपकी चीनी क्रांति होती है 1911 की। ये भी क्या है सभी की सभी हमारे लिए पॉइंट जरूरी हैं। देखो बात आपके देखेंगे क्रांति की शुरुआत कब होती है, अक्टूबर 1911 में आपका बुचांग के सैनिक द्वारा की गई थी। माचू राजवंश होता है, जो माचू राजवंश का अंतिम शासक पुई होता है, पुई जिसका नाम होता है, उस समय उसकी उम्र क्या है 5 वर्ष होती है बस। उसके बाद देखेंगे नवंबर 1911 में युआन सी काई है को क्या है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखो राजा तो यही है, परंतु क्या है प्रधानमंत्री आपका युआन सी काई हो गया। क्रांतिकारियों ने उत्तरी और क्या है चीन से सेना, क्रांतिकारियों ने उत्तरी चीन सेना के कमांडर युआन सी काई से सहायता ली थी। युआन क्या है महत्वाकांक्षी था और निरंकुश शासन का पक्षधर था। अमेरिका में रह रही आपका कौन है सन्यास सेन, इसकी क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। देखेंगे फिर सन्यास सेन को क्या है राष्ट्रपति बनाया जाता है बाद में। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए फिर आमंत्रित किया जाता है इसे। देखो राष्ट्रपति बनता भी है, परंतु क्या है ये लोकतंत्र यहाँ पर देखेंगे तो बना देता है देश को, चीन को। उसके बाद देखेंगे 1 जनवरी 1912 को चीन को क्या है फिर गणतंत्र या लोकतंत्र घोषित कर देता है। उसके बाद देखेंगे चीनी गणतंत्र को मुख्यालय क्या है आपका नानकिंग को बनाया जाता है। फिर सन्यास सेन को ही क्या है राष्ट्रपति बनाया गया है, और युआन को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद देखेंगे लेकिन युआन इस प्रस्ताव से सहमत नहीं था। इससे क्या है पीकिंग की जो आपके राजतंत्र समर्थक सरकार और क्या है नानकिंग की गणतार जो आपका समर्थक होते हैं, जो गणतंत्र के समर्थक हैं, सरकार में टकराव की क्या है आशंका पैदा हुई है। फिर क्या कहते हैं सन्यास सेन ने प्रस्ताव दिया कि यदि वो गणतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं और देखिए यहाँ से कि वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो क्या उसे राष्ट्रपति हम बना देते हैं। इस प्रकार क्या है फिर वो राष्ट्रपति बन जाता है, और उसके बाद देखें जो युआन है युआन को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। इस प्रकार क्या यहाँ पर लोकतंत्र या कहें तो गणतंत्र आ जाता है। देखो यहाँ से आप देख सकते हो, देखो इस प्रकार क्या युआन सिकाई चीन का गणतंत्र में क्या राष्ट्रपति बन गए, और क्या है 1916 में इसकी क्या फिर मृत्यु हो जाती है। फिर क्या सन्यास सेन, उसके बाद देखें फिर यह सन्यास सेन 1905 में थुंग मिंग हुई नामक फिर पार्टी की स्थापना करते हैं। ये क्या है बाद में KMT जिसे हम कहते हैं
कोमिंतांग है, कोमिंतांग इसकी क्या है, एक पार्टी की स्थापना करता कब आपका 1911 में। इसका मतलब नाम बदल देता है, पार्टी तो पहले हो चुके हैं, थोंगमिंग हुई, उसके बाद देखेंगे इसका नाम बदलकर क्या हो जाता है, केएमटी हो जाता है। अब देखेंगे सन यात सेन एक कोटेशन देते हैं, कहें तो कुछ कथन कहते हैं कि विश्व के सभी विकासशील देशों को रूस के दिशा निर्देशों में चलने की आवश्यकता है, ये सन यात सेन कह रहे हैं। यहाँ से देखेंगे जो आपके साम्यवादी सरकार है किस प्रकार बनती है वो देख लेते, क्योंकि आज तक भी देखें तो चीन में साम्यवादी सरकार ही है। देखें आपका साम्यवादी दल और क्या है, च्वांग काई शेक, इसके बारे में देखते। देखो चीन में साम्यवादी दल की स्थापना पीकिंग और विश्वविद्यालय के छात्रों और क्या है प्राध्यापकों द्वारा 1919 में कुंग चाई तांग नाम से की जाती है, याद रखें आपका कुंग चाई तांग। इसमें क्या है, पीक जो आपका पीकिंग विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जो आपका है माओ त्से तुंग की क्या है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात आती है आपकी अब 1921 में साम्यवादी जो पार्टी का पहला अधिवेशन संघाई में होता है। फिर उसके बाद देखेंगे बात आती है 1923 में डॉक्टर जो होते हैं सन यात सेन ने रूसी साम्यवादी सरकार के प्रतिनिधि एडोल्फ जोफे के साथ समझौता किया है। फिर देखेंगे बात आती है फिर 1924 में डॉक्टर सन यात सेन ने रूसी सलाहकार माइकल बोरोदिन के सहयोग से रूस की साम्यवादी पार्टी की तर्ज पर कोमिंतांग का एक गठन करता है। इस प्रकार क्या है, कोमिंतांग का गठन होता है और साम्यवादी जो सरकार है वो आती है। इस प्रकार देखें, आगे अब चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो बात है आपकी 1925 में सन यात सेन की मृत्यु के बाद क्या है, चांग काई शेक केएमटी होती है आपकी कोमिंतांग का नेता बना। वह क्या साम्यवादी विचारों के पूर्ण खिलाफ था। देखेंगे आप जो आपका याद रखें जो आपका चांग काई शेक है ये क्या है, इनके बिल्कुल खिलाफ होता है और क्या है शुद्धिकरण की अभियान या शुद्धिकरण अभियान चलाता है कि भैया जो आपका साम्यवादी है साम्यवाद को छोड़ो और आप क्या है दोबारा से क्या है पहले जैसे ही बन जाओ, है कि साम्यवादी को छोड़ना चाहता है। बात ये साम्यवादी को क्या केटीएम से क्या है निष्कासित किया। इसने क्या है आपका उसने अपने हजारों विरोधियों को क्या मरवा दिया। साम्यवादियों ने क्या है लाल सेना का गठन किया है। समझ देखो साम्यवादी फिर क्या है ने क्या है लाल सेना का गठन किया और क्या 1927 में विद्रोह कर क्या है कैंटन में क्या है सरकार फिर बना ली है। किसने, आपके साम्यवादियों ने लाल दल का जो सेना या सेना का गठन करते लाल दल। देखो यार लाल सेना याद रखें, यहीं से क्या है क्वेश्चन आपका आ सकता है क्योंकि क्या है लाल कुर्ती दल का गठन ये पहले पूछा था, इस बार पूछ सकता है आपका लाल सेना के बारे में पूछ सकता क्वेश्चन कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो साम्यवादियों ने आपका लाल सेना का गठन किया है। यहां से देखिए आपका एक और है आपका साम्यवादियों का लॉन्ग मार्च, ये भी क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग मार्च से क्या होता है पूछ लेगा क्वेश्चन बिल्कुल। यहां से देखिए तो आप क्या है च्वांग काई शेक ने विरोधियों का दमन करने के लिए नीली कुर्ती दल का गठन किया है। देखिए आपका जो च्वांग काई शेक के द्वार से क्या है यहाँ पर क्या है नीली कुर्ती दल का गठन कर रहा है। उसके बाद देखेंगे च्वांग काई शेक है जो ने चीनी जनता में साम्यवादी विरोधी भावना का प्रचार प्रसार के लिए क्या है नवजीवन आंदोलन चलाया है। 1934 में आपका कोमिंतांग सेना ने माओ और उसके समर्थकों को फिर क्या घेर लेता है। उसके माओ के जो है समर्थक होते हैं। फिर आखिरी प्रयास के रूप में माओ कमांडर सूते और उसके 90,000 समर्थकों ने आपका कहाँ से कहाँ तक क्यांगसी से लेकर सेंसी तक क्या है ये 6,000 मील की लंबाई को क्या है तय करते हैं, जिसे हम कहते हैं आपका महाप्रस्थान या लॉन्ग मार्च कहते हैं, जिसको क्या है च्वांग काई शेक ने मृत्यु प्रस्थान कहा था। ये च्वांग काई शेक कह रहे हैं मृत्यु प्रस्थान कौन करता है द्वार जाने, ये आपका सूते करता है, सूते और जो आपका माओ होता है दोनों करते हैं। यह लॉन्ग मार्च 16 अक्टूबर 1934 से प्रारंभ होकर 20 अक्टूबर 1935 मतलब एक साल लगता पूरा 34 से 35 तक, 16 को जाते 20 अक्टूबर को अगर देखें तो एक साल से भी ज़्यादा दिन लग रहे, 4 दिन अधिक। 90,000 में से क्या है केवल 20,000 कम्युनिस्ट ही गंतव्य तक पहुंचते हैं, मतलब देखें तो 70,000 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर। इस प्रकार क्या इसे हम लॉन्ग मार्च कहते हैं। देखो उसके बाद चर्चा करेंगे कि जापान आपका चीन जापान संघर्ष, जो चीन और जापान के बीच में क्या है संघर्ष होते हैं उसके बारे में और जान लेते हैं। देखो बात आपका 1937 की क्या है चीन जापान युद्ध में चीन हार के बाद जापान ने नानकिंग पर क्या अधिकार कर लिया है। ठीक, अब देखेंगे कोमिंतांग सरकार ने चुंगिंग आपका जो है चुंग किंग को क्या केंद्र बनाकर जापान के खिलाफ संघर्ष जारी रखा है। दूसरी ओर साम्यवादी सेना भी क्या है जापानियों के विरुद्ध छापामारी युद्ध मतलब कर रही है, मतलब अगर देखें तो खाली हाथ पैर फेंक रही है बाकी है कुछ नहीं। तो बात यह है कि क्या है चीन हार जाता है और जापान जीत जाता है।
दूसरा अगर देखेंगे द्वितीय चीन जापान युद्ध में क्या होता है। देखो वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर क्या आक्रमण से मानी जाती है। याद रखें कि कहाँ से सितंबर 1939 में जर्मनी के क्या है पोलैंड पर आक्रमण से मानी जाती है कि जर्मनी क्या पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। लेकिन इसकी क्या है जड़ें चीन जापान के बीच हुए युद्ध तक जाती हैं। क्यों देखेंगे 7 जुलाई आपकी 1937 में क्या है मार्को पोलो ब्रिज होता है कि घटना से यह लड़ाई शुरू होती है। जापानी इंपीरियल आर्मी अपने एक सैनिक को ढूंढने के लिए आपका वानपिंग में क्या है सर्चिंग या आपका सर्च करती है कि इजाज़त मांगती है और तभी क्या है जो अपोजिट सेना होती है उस पर क्या है फायरिंग कर देती है। तो ऐसे करके क्या है दूसरा जो चीन जापान युद्ध हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे आपका जो माओ है, माओ ने क्या है कुछ पुस्तक लिख रखी हैं। यहाँ से क्या है मैंने वही पॉइंट उठाए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके क्या है कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट किए अलग से। तो देखेंगे आपकी माओ की कुछ पुस्तक जान लेते हैं क्योंकि क्या है पुस्तक यहाँ से पूछी जाती हैं 1-2। तो उसकी पुस्तक है ऑन प्रैक्टिस एंड कंट्राडिक्शन, ये इसकी क्या है पुस्तक होती है पहली। उसके बाद देखेंगे ऑन गोरिल्ला वारफेयर है, ऑन क्या है न्यू डेमोक्रेसी है, द आर्ट ऑफ द वार। इसी प्रकार की रचना एक और व्यक्ति की होती है जो आपका सुन तजू होता है। इसकी भी रचना है दो व्यक्तियों की रचना है जो एक ही नाम से है, द आर्ट ऑफ द वार। इसके बाद देखेंगे द आपका 100 फ्लावर मूवमेंट, मतलब 100 फूलों का मूवमेंट या कहें तो आंदोलन इसे हम कह सकते हैं। देखिए आपका कन्फ्यूशस की क्या है एक कहावत से क्या है नारा माओ ने गढ़ा है नारा। देखेंगे 100 फूल खिलने दो, 100 विचारधाराओं को पनपने दो। इस प्रकार की क्या है विचारधारा है। इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं, इसे 100 फ्लावर मूवमेंट कहते हैं। माओ ने साम्यवादी सरकार की आलोचना के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लेकिन माना जाता है कि माओ ने अपने विरोधियों और साम्यवादी सरकार की आलोचना को सामने लाने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत यह क्या अभियान शुरू किया था। मतलब कुछ ऐसा कहते हैं कि यह सोची साजिश थी। तो इस प्रकार क्या है ये आपका द 100 फ्लावर मूवमेंट हो जाएगा जो आपका 1956 से 57 तक ही चला था। उसके बाद देखेंगे कुछ और पॉइंट है 2-4 बस, उसके बाद हमारा क्या है चैप्टर खत्म हो जाता है। ऐसे और देखिए कुछ और पॉइंट है आपका जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड आपकी कैसे कहते हैं लंबी छलांग कहते हैं। ये क्या है इसे और जान लेते हैं। तो बात आपकी देखो 1959 की मैं क्या है माओ ने यह कार्यक्रम आरंभ किया सोवियत रूस की तर्ज पर गांव में निजी भू समिति के स्थान पर क्या है कृषि भूमि को क्या है कम्यून नामक इकाई के अधीन कर दिया है। मतलब क्या है यहाँ पर किसी की निजी भूमि नहीं होगी, सभी सामलात वो और होगा। इस प्रकार से जिस प्रकार हमने क्या है जो चैप्टर देखा था हमने कहें तो जो संस्कृति को टकराव है 11th क्लास की बुक में है। वहाँ पर क्या है जो अमेरिका में था पहले प्राचीन समय में, इस प्रकार की ये अवधारणा है। सभी को क्या है मिलकर पूरे कम्यून की जमीन पर खेती करनी होती थी। उद्योग के स्थान पर छोटे छोटे उद्यान या उद्योग स्थापित किए गए। गांव में भी क्या है लोगों को इन क्या है उद्योगों में लगाया गया। इन उद्योगों में कृषि उपकरणों को तैयार करने पर बल दिया गया है। इस प्रकार के क्या है एक मूवमेंट था। इस प्रकार देखेंगे मारो 4 अभियान, ये और जान लेते कि क्या किसे मारने की बात की गई है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछ लेगा क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसके तहत जो 4 मारो क्या है गोरैया, मधुमक्खी, मच्छर और आपके चूहे, इन चारों को मारने की बात की क्योंकि क्या है ये सभी के सभी क्या है नुकसान पहुंचा रहे थे या बीमारी फैला रहे हैं। इस प्रकार देखो मुख्यतः क्या है गोरैया को मारने के लिए क्या बड़ा अभियान चला गया क्योंकि क्या है माओ के अनुसार ये बहुत सारा अनाज रखा मतलब खा जाती थी, अनाज खाने क्या खा जाती थी। लेकिन गोरैया के क्या है खात में से कीड़े मकोड़े की संख्या बढ़ गई। उस साल क्या चीन को क्या है बड़े अकाल का सामना करना पड़ा है। मतलब सीधी बात अभी जैसा करोगे ऐसा पाओगे क्योंकि क्या आप किसी को मारोगे तो अभी आप फल तो मिलेगा। तो ऐसे में क्या है चिड़ियों को उन्होंने मारा तो ऐसे में क्या अकाल भी पड़ा। तो इस प्रकार अगर देखें हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार देखें तो वर्ल्ड हिस्ट्री का हमारा पूरा पोर्शन ही खत्म हो चुका आज। इसके बाद हम कल से शुरू करेंगे अपना जो इंडियन हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं क्योंकि क्या है हम देखो HTET आपका नज़दीक है। वैसे बात तो कह रहे हैं कि आपका 6-7 दिसंबर का, बाकी क्या है अभी लग रहा कि ये आगे जाएगा क्योंकि क्या अभी तो फॉर्म ही नहीं निकले। उसके बाद फॉर्म निकलेंगे 20 या 25 दिन फॉर्म निकलेंगे, 5-7 दिन आपका करेक्शन के जाएंगे। उसके बाद में फिर क्या है फिर टाइम कहाँ है ऐसे में क्या है और आपके दिवाली बाद ही जहाँ तक ये फॉर्म निकलेंगे। तो इस प्रकार देखें तो फॉर्म अभी देखें तो टाइम है। जिस प्रकार क्या है हम क्वेश्चन आंसर अच्छे प्रकार से करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने के बाद में हम जो आपका साइकोलॉजी है उसे इस प्रकार करेंगे। आप ये लगा लो कहीं पर भी आपको इस प्रकार की वीडियो नहीं मिलेंगी।
गारंटी बिल्कुल आपसे कि आपकी जो साइकोलॉजी 30 में से गारंटी आपके 28 से 30 भी मार्क्स आप ला सकते हो। इस प्रकार क्या है, पूरक पूर्व में नोट्स बनाकर आपका रख के यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से तैयार है यहाँ पर नोट्स आपके। और जैसे ही क्या है हमारा इंडियन हिस्ट्री ख़त्म होती है, तुरंत ही हम क्या है आपकी साइकोलॉजी के क्या है नोट्स बिल्कुल जो वीडियो हैं उन्हें क्या है लाना शुरू कर देंगे। और इसी प्रकार उन्हें जानेंगे बिल्कुल अच्छे प्रकार से। और समझाना इतना है कि ज़्यादा समझेंगे, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा लगाएंगे हम अगर कहीं साइकोलॉजी के, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से क्या है हमें निखार आता है। चलो तो फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट ही अपनी वीडियो में, और वहाँ पर क्या हम चर्चा करेंगे अच्छे प्रकार से इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और जानेंगे कि किस प्रकार की हमारी हिस्ट्री डिवाइड है, पूरी चर्चा करेंगे अच्छे प्रकार से। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।